सर, बिहार में गणित पढ़ने वाला हर एक बच्चा बिना केसी सिन्हा सर के किताब से गुजरे हुए नहीं आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले आपके दिमाग में किताब लिखने का आइडिया कहां से आया? गणित को आसान तरीके से कैसे विद्यार्थियों को बतलाया जा सकता है, और जो हमने फील किया था कि 100 सवाल बनाना कैसे होगा, तो ये स्टूडेंट्स इसको हॉट केक की तरह एक्सेप्ट किए, और इसीलिए हमारा उत्साह भी बढ़ा और आगे लगातार हम किताब को लिखने लगे। पहली किताब मेरी 1982 में निकली थी। अच्छा। हिंदी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर 1983 में इंग्लिश में निकला अलजेब्रा, कैलकुलस, और इसी तरह से आगे बढ़ते गया, क्योंकि उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। अच्छा, आप पेरेंट्स को क्या सलाह दीजिएगा जो बच्चों पर एकदम ये किए रहते हैं कि आप इतना % लाना है, मैथ बना ही लेना है बच्चा? आपका क्या पेरेंट्स को लेकर के सलाह? नहीं, देखिए, दबाव दे करके नहीं, उसको समझाना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। कमजोरी है, उसको आपको आकलन करना होगा कि इसका क्या चीज कमजोर है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, और शिक्षकों से भी इंटरेक्ट करना चाहिए होगा। सर, एक क्षमा चाहते हुए आपसे प्रश्न पूछेंगे हम कि हमसे लोगों ने पूछा है, सर ये मेरी गुस्ताखी नहीं है, लोगों ने पूछा है कि क्या सर भी बचपन में पढ़ने के लिए पिटाए हैं और किस टीचर ने पिटाया है? आज नाम भी बताना है सर को। नहीं, पढ़ाई करने के लिए तो नहीं पिटाया है, इसलिए कि हमने कहा है कि 4th क्लास में ही हमको इंटरेस्ट जग गया था और रिजल्ट मेरा अच्छा होता था जी। फर्स्ट। तो बदमाशी के लिए कभी? हाँ, एक बार बिजली का तार एक दूसरा लड़का उसमें ये कर रहा था, हम उसको पकड़े हुए थे। अच्छा। करंट दोनों को हल्का सा लगा। तो शिक्षक जब सुने तो उसको भी मार लगी, हमको भी मार लगी। कि जैसे प्रशांत किशोर सर एक मेन लीड में थे और वो हर एक जगह जाकर के प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका कहना ये था कि सर का भी ऑरा इतना मजबूत और बड़ा था कि वो कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं, वो बिहार के जिस भी कोने में चले जाते उनको सुनने के लिए लाखों लोगों के कान ललायित है। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। मुझे लोगों ने कहा कि सर का हार जाना इतने बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है जिसका जवाब नहीं है। तो सर, आपको बनाए जाने को लेकर के उनका सवाल था कि आपको क्यों नहीं लीड रोल में रखा गया कि आप स्टार प्रचारक की तरह काम करें और वो ज्यादा फायदा करता? देखिए, प्रशांत जी पद यात्रा जो शुरू किए जी, तो उसमें हम नहीं थे, इसलिए कि उस समय हम वाइस चांसलर थे जी। अगस्त 2024 में मेरा टर्म पूरा हुआ, उसके बाद ही 2 अक्टूबर 2024 से हम जुड़े जी। तो पदयात्रा में गए रहते तो निश्चित रूप से हम भी साथ होते जी, और हर एक का तरीका अलग अलग होता है। बीच में ये 4 बाई इलेक्शंस में भी इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, और वक्त गुजरने दीजिए जी, सफलता मिलेगी जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से अच्छा, जो सर थोड़ा सा जनसुराज पे भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। जनसुराज ने जो सोचा उस तरह की वोट उनको नहीं मिली, इसका रीजन रियल में सर क्या है? देखिए, 15 लाख वोट तो मिला है, कम नहीं मानना चाहिए इतने कम समय में जी। और चर्चा तो होने लगी है। चर्चा तो आपकी हार की भी जितनी है उतना जीत के लोगों का नहीं है। चर्चा होने लगी है, और बिहार को बदलना चाह रहे हैं लोग कि और स्पीड, गति और तेज होना चाहिए। बिहार का विकास हो रहा है, लेकिन गति और तेज होनी चाहिए। और सब लोग चाहते हैं, बाहर में फॉरेन 2 बार हमको, जो फॉरेन में हम बिहार ओरिजिन के लोग हैं उनसे 2 बार मीटिंग हुई जूम पर, और सब लोग चाहते हैं कि हम अपने एक्सपर्टीज का यूज बिहार में करें, और वो फाइनेंशियल हेल्प भी देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने वाला चाहिए जी। आप लोगों ने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपके उसके पर्यायवाची से मिलवाएंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर केसी सिन्हा सर। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपको लेकर इतने सारे मन में खुद ही सवाल हैं और इतनी मिलने की इच्छा थी कि मैं आपको कई बार तंग किया कि सर, और मैं खुशी से ये सोच करके निकल लेता था कि चलो
सर से अगर सुबह सुबह मिलके दर्शन भी हो गया और पैर छू करके थोड़ा आशीर्वाद मिल गया तो दिन बन जाएगा और फिर एक नई कहानी दिमाग में आ जाएगी आपको देखकर। और हमारे ही नहीं सर, आपको लेकर के जितने भी लोगों से हमने बात की या जितने भी लोग हमको मिले, उनके मन में कई वेदनाएं हैं, कई ऐसी चीजें हैं, कई भाव विह्वलता उनके मन में दिखी आपको लेकर के। ये बहुत कम लोगों के लिए है सर। अगर हमको जहां तक लगता है, हमने आपसे जब भी मिले हैं हम, तो हमको लगता है कि इसके पहले सरस्वती शायद हम सुने थे और सरस्वती के एक साक्षात अवतार को मुझे देखने को मौका मिला। तो सर आपको बारंबार प्रणाम है, आपका आशीर्वाद हम जैसे लोगों पर बना रहे। आपसे सवाल क्या ही करें, कुछ आग्रह कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा आग्रह के साथ एक सवाल है जो मेरे भी मन में बहुत दिन से था और बहुत लोगों ने इस पर कहा भी। सर, बिहार में गणित पढ़ने वाला हर एक बच्चा बिना केसी सिन्हा सर के किताब से गुजरे हुए नहीं आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले आपके दिमाग में किताब लिखने का आइडिया कहां से आया? देखिए, हम जब पढ़ाई करते रहे थे जी, तो उस समय पटना साइंस कॉलेज में थे जी जी जी, और स्कूल में जिला स्कूल आरा में थे जी। तो हमारे दिमाग में एक बात आती थी कि गणित कठिन लगता है, इसको कैसे ऐसा किया जाए कि सरल हो जाए। तो जब हम ज्वाइन किए नौकरी 17 जनवरी 1977 को HD जैन कॉलेज आरा में एज ए लेक्चरर हमने ज्वाइन किया जी। तो हमारे दिमाग मन में ये बात थी कि गणित को आसान तरीके से कैसे विद्यार्थियों को बतलाया जा सकता है। और जो हमने फील किया था कि किसी एक्सरसाइज में 100 सवाल, अब देख करके डर लगता है कि 100 सवाल बनाना होगा, तो हमने कैटेगराइज कर दिया। हमने देखा कि इस एक्सरसाइज में तो 3 ही कैटेगरी का सवाल है, 3 ही टाइप का सवाल है। तो हमने उसी पैटर्न पर लिखा कि टाइप 1 कैसे पहचानेंगे कि इस टाइप का सवाल है और उसका वर्किंग रूल क्या होगा, उस सवाल को बनाने के लिए क्या होगा, क्या तरीका होगा। तो इसी आधार पर हमने किताब लिखा और पहला ही एडिशन निकला जो वो 1 साल में 2-3 एडिशन हो गया था। अच्छा। तो स्टूडेंट्स को ये अपील किया कि नहीं, अब तो 3 टाइप का सवाल है तो 3 सवाल हमको ठीक से समझ लेना है। वर्किंग रूल दिया हुआ कि कैसे बढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसको हॉट केक की तरह एक्सेप्ट किए और इसीलिए हमारा उत्साह भी बढ़ा और आगे लगातार हम किताब को लिखने लगे। पहली किताब मेरी 1982 में निकली थी। अच्छा। हिंदी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर 1983 में इंग्लिश में निकला अलजेब्रा, कैलकुलस, और इसी तरह से आगे बढ़ते गया क्योंकि उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। आपको सर बता दें कि हमारे पिताजी भी आपके किताब से पढ़े हैं और हम भी आपके किताब से पढ़े हैं। तो हम दोनों लोगों के मन में यह इच्छा है कि ये जाने कि आपकी सबसे पहली किताब कौन सी छपी? सबसे पहली किताब थी भारती भवन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। 3 ऑथर थे उसमें, लेकिन 1983 में मेरा कैलकुलस आया, उसके बाद अलजेब्रा। और कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट लगता था स्टूडेंट को, तो हमने ऐसे अपना जो डिफिकल्टी था उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसका समाधान हो, ये सोच करके लिखा और स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर हुआ वो किताब। और फिर अलजेब्रा लिखे, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसी किताबें निकलती गई। और अभी तो क्लास 1 से PG लेवल तक की किताबें, PG वाला भी पाइपलाइन में है, आने वाला है, ग्रेजुएशन की कुछ किताबें आई हैं। तो हर क्लास के हर स्तर का किताब है, कंपटीशन के लिए भी है, जनरल कंपटीशन के लिए भी मेरी किताबें हैं। तो हर तरह की किताब है और भी पाइपलाइन में है। 70 बुक्स तो निकल चुका है और भी किताबें पाइपलाइन में। सर, एक सवाल यहाँ और बनता है कि ये क्षमता आती कहाँ से है? देखिए, रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो उत्साह आपका बढ़ता है, और उत्साह बढ़ता है तो आप में एनर्जी भी आ जाता है काम करने का। तो यही बात है। और हम रात में किताब को लिखते हैं और प्रूफ भी अपने ही पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, पहले तो था दूसरे लोग भी पढ़ते थे, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, हम प्रूफ पढ़ेंगे तो
जल्दी करेक्शन हो पाएगा। अच्छा, सर के अनुसार एक स्टूडेंट को कितना देर पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, ये घंटा में नहीं तौलिए जी। जब भी पढ़िए कूल माइंड से, शांत चित्त होकर के पढ़ाई कीजिए। और लोग कहते हैं ना कि रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस, यानी एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए और 3 बार उस पर सोचिए कि हमने क्या क्या किया है, जैसे कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया। तो ये करके आप चलिए। और रेगुलर अगर पढ़ाई करते हैं, जैसे 2 साल का समय है किसी स्टूडेंट के पास, 10th पास करके 11th में ज्वाइन किया, आज को 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो उसके पास 2 साल का समय रेगुलरली अगर 8 घंटा पढ़ाई करता है, स्कूल भी उसमें शामिल कर लीजिए, 3 घंटा 3 घंटा घर पर और स्कूल में जो समय लगता है, तो रेगुलरली, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। और हाँ, और अगर 1 ही साल का समय है तो 10 घंटा पढ़ाई कीजिए। 6 महीना का समय है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, 12 घंटा की पढ़ाई कीजिए। लेकिन जब भी पढ़ाई कीजिए सब कुछ छोड़ दीजिए, शांत चित्त होकर के पढ़ाई करना चाहिए और उसमें मनन करना चाहिए। हमने कहा ना, रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस जी। अच्छा, इसमें एक चीज और है सर, ये कंसंट्रेशन का जो आइडिया है, ये है तो कि हमको कंसंट्रेट होकर के पढ़ना चाहिए। इतना कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए और आपकी क्या विधि है? देखिए, हमारे समय में तो लोग कहते थे कि मॉर्निंग में सुबह उठ करके 4 बजे से पढ़ाई कीजिए, याद रहता है जी। लेकिन समय वक्त बदल गया, रात में भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन एकदम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी पर कंसंट्रेट कीजिए और दूसरी बात दिमाग से निकाल दीजिए। और पढ़ाई करते करते अगर ऊब रहे हैं तो फिर थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, तो टहल लीजिए कुछ दूसरा। और मेरा तो कहना है कि हर समय किताबी कीड़ा भी नहीं बनना चाहिए, आप और सब एक्टिविटीज भी अपना जारी रखिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। आप जब मेहनत करते हैं उस दौरान जब आपको समय मिलता है, जब आप किताबों पे मेहनत करते हैं या कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? नहीं, रिलैक्स करने का अलग अलग तरीका। कुछ लोग संगीत आपका संगीत सुनते हैं जी। कुछ लोग दूसरा मतलब अपने पीयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड से बात करते हैं। और जो ओल्ड एज वाले तो अपने बच्चों से, पोता पोती से बात करते हैं जी। तो फ्रेश हो जाते हैं। आप उसमें कौन से ठंडा को अपनाते हैं? अलग अलग एज में अलग अलग होता है। जैसे कॉलेज में तो फ्रेंड से बात करने से भी आपका टेंशन खत्म होता है और बहुत तरह की बातें होती है फ्रेंड लोगों से। तो यही तरीका है। संगीत सुनिए। संगीत किस टाइप का संगीत आप सुनना पसंद करते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपका गजल सुन सकते हैं। किसका गजल पसंद है? जगजीत सिंह का, या देखिए वो डिपेंड करता है आप पर। आप पुराने गाना भी सुन सकते हैं। फिल्म के पुराने गाने जो होते थे बहुत बेहतरीन होते थे, उससे बहुत शिक्षा मिलती थी। आप गुनगुनाते हैं कभी? नहीं, गुनगुनाते तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं, अच्छा लगता है। पुराने जो गाने हैं फिल्म के, हमारे समय में जब स्कूल में पढ़ते थे तुरंत हमको दिमाग में वो बैठा रहता है कि हाँ ये गाना। आज के समय में जब आप फ्री होते हैं या जब आपको लगता है कि थोड़ा फुर्सत का पल है, तो कौन सा ज्यादा गाना आपके दिमाग में आता है सुनने को लेकर? किस गायक का या किसका? देखिए, वो वैसा भी रफी का है जी। कुछ हंसाने वाला गाना आजकल तो ये बहुत सारा प्रोग्राम जो होता है, लाफ्टर चैलेंज वगैरह जी, बहुत सारा। देखिए, इंटरटेनमेंट का अलग अलग तरीका हो सकता है। कभी कभी तो हम मैथ्स ही लेकर के बैठ जाते हैं कि इसको कैसे जल्दी से बतलाया जा सकता है, या मैथ्स का जो चुटकुला टाइप का होता है उस पर भी आप देख सकते हैं बच्चों को कैसे बतलाया जा सकता है। इससे भी आपका इंटरटेनमेंट होगा। स्पोर्ट्स वाले हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में मैच देखेंगे, या स्पोर्ट्स के बारे में टीवी पर देखेंगे या किसी चैनल पर देखेंगे, तो उनका दिमाग फ्रेश होगा, क्योंकि उसी से वो संबंधित है जी। अच्छा, एक सर, अगर 10th क्लास का बच्चा है और उसके दिमाग में यह प्रश्न है कि मुझे मैथ आ ही नहीं रहा है, ये बेसिकली हम अपना दर्द बता रहे हैं, मैथ आ ही नहीं रहा है, और वो इस कंडीशन पे है कि मैथ को लेकर के हम पढ़ाई छोड़ देंगे, ये हमको बिल्कुल, उस बच्चा के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, इंटरेस्ट जगाना होगा जी। हमको भी एडमिशन टेस्ट में क्लास 4th में
क्लास 3 तक तक मेरा फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था। हाफिज साहब के स्कूल में हम गांव में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए थे जी। वहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है 35% जी। लेकिन हमारे फादर, उनके फादर, दादा परदादा सब वहीं रहे जी। तो हाफिज साहब के स्कूल में पढ़े थे। गणित कमजोर था। जिला स्कूल आरा में 4th क्लास में एडमिशन टेस्ट में हमको मैथ्स में 0 आ गया था। अच्छा, तो हताश और निराश कोई हो जाता है। आपका मैथ में 0 हो गया? बिल्कुल। अच्छा, हम अपनी बात बतला रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ सीट खाली रह गया। अच्छा, तो फिर निकला कि एडमिशन टेस्ट एक और होगा। अच्छा। हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स और गांव के शिक्षक भी इनकरेज किए और 1 महीने बाद दूसरा एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आया था। गणित में इंटरेस्ट वहीं से मेरा हो गया, गणित मैथ में इंटरेस्ट। तो मेहनत करने से सब कुछ। कभी 0 आया और कभी 100 आया। उसी एडमिशन टेस्ट में, दूसरे एडमिशन टेस्ट में 100 आया। सर ये राज क्या था, थोड़ा आज खोल ही दीजिए इस राज को। देखिए, एक तो इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन बहुत बड़ा काम करता है जी। आपके पेरेंट्स अगर आपका पीठ ठोक दे, आपके शिक्षक जो भी हो, गांव के शिक्षक कहीं अगर आपको शाबाशी दे दे कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को इनकरेज करते रहना चाहिए। कमजोर से कमजोर बच्चे को भी अगर इनकरेज कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है तो अच्छा करने लगता है, अच्छा कर जाएगा। अच्छा, आप पेरेंट्स को क्या सलाह दीजिएगा जो बच्चों पर एकदम ये किए रहते हैं कि आप इतना % लाना है, मैथ बना ही लेना है बच्चा, आपका क्या पेरेंट्स को लेकर के सलाह? नहीं, देखिए, दबाव दे करके नहीं, उसको समझाना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। कमजोरी है उसको आपको आकलन करना होगा कि इसका क्या चीज कमजोर है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है। और शिक्षकों से भी इंटरेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स को। शिक्षक चूंकि बच्चे का कमी और खूबी दोनों को जानता है, इसलिए शिक्षक का सबसे अच्छा मार्गदर्शक होते हैं। तो पेरेंट्स को शिक्षक से भी मिलना चाहिए और हर समय इंकरेज करना चाहिए अपने बच्चे को। कभी ये नहीं कहने तुमसे नहीं होगा, लोग ऐसा कहते हैं गांव में। 90% सर ऐसे ही लोग हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा वाले। बिल्कुल नहीं, आप प्रोत्साहित करें कि तुम कर सकते हो। जब दूसरे कर सकते हैं, तुम नहीं, तुम बहुत तेज हो, बहुत अच्छा करोगे। और देखिए, कुछ प्रोत्साहन से 10% 20% उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको सर सबसे ज्यादा प्रोत्साहित कौन किया फैमिली में? हमारे पेरेंट्स और हमारे मदर तो 7th पास थी। अच्छा। फादर अलजेब्रा पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। अच्छा, मैथ के टीचर भी थे? अच्छा। नहीं, टीचर नहीं थे। अच्छा, लेकिन घर पे समय में पढ़े थे। अच्छा। तो सुबह में उठ करके पढ़ाते थे। तो देखिए, इंटरेस्ट जगाना होगा। और आजकल तो मैथ्स पढ़ाने का तरीका भी बदला जा रहा है। जी। उस पर वर्क हो रहा, किताबों में भी आने लगा जी। जैसे एक उदाहरण देते हैं जी कि 19 सेव है जी, और उसको बांटना है 3 लोगों में जी। एक को हाफ, जितना है उसका हाफ मिलना चाहिए। अच्छा। दूसरे को 1/4, जितना है 19 का 1/4, और तीसरे को 1/5। अच्छा। अब 19 का हाफ कैसे, काटना भी नहीं है। अच्छा। अब बच्चा सोचने लगेगा तो देखो उसका इंटरेस्ट कैसे हम जगा रहे हैं। हमने कहा कि देखो 2 1/4 पर 2 डिनोमिनेटर में 1/4 4, 1/5 5, 2 4 5 का एलसीएम 20 होता है। तो 19 को 20 बना दो। तो अगर प्रॉब्लम मास्टर साहब के पास आया कि कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा बहुत आसान है। एक सेव अपने पॉकेट से निकाल कर रख दिया, अब 20 हो गया, अब बांट लो। तो 20 का हाफ 10, जिसको हाफ देना था 10 दे दिया। अच्छा। 9.5 मिलना था, 10 मिलने पर तो खुशी होगा। तो दूसरे को 1/4, तो 19 का 1/4 नहीं, 20 का 1/4 हमने दिया, तो 5 दे दिया। बिल्कुल। और तीसरे को 1/5 यानी 4 दे दिया। 4 दे दिया तो 19 तो हो गया, और एक से वो अपना वापस ले लिया। तो बहुत सारा ऐसा है। देखिए, शिक्षक को, हमारे शिक्षक थे गणित के, वो 2 प्रूफ गलत बना के लाते थे घर से। देखिए कितना होमवर्क करते होंगे। अच्छा। और पहले गलत वाला बतलाते थे, कहीं गलती कर देते थे। अच्छा। कहते थे कि देखो ये ठीक है ना, वो सब बच्चे कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर बतलाते कि देखो यहाँ गलत हो गया है। 2 गलत, तीसरे बार सही, एकदम दिमाग में बैठ जाता था। कहाँ कहाँ गलती हो सकती है उससे क्लियर हो जाता था। तो होमवर्क शिक्षक करके आते थे। हमारे समय में वैसे शिक्षक थे जी। तो हम शिक्षकों को भी सलाह देना चाहेंगे कि आप होमवर्क करके आइए क्लास में जाने के पहले। बच्चों को कैसे पढ़ाना है ताकि
आप अपना बेस्ट दे सकें क्लास में। ये बहुत बड़ी बात आपने सर कही कि शिक्षकों को भी पढ़ने की आवश्यकता है। जो पुराने बने ढर्रे जो पहले से चले आ रहे हैं उसको थोड़ा बदल के ये करने की जरूरत है। और ये ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जिनको गुरु नहीं कहा जाता है, जिनको शिक्षा जगत का महागुरु कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये महागुरु का संदेश नहीं होता है, ये आदेश होता है। तो जितने भी पढ़ाने वाले हमारे भी कुछ मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, इस बात को माने, घर में पहले तैयार करें खुद को और फिर बच्चों के सामने जाएं। धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अब सर हमारे सामने एक और सवाल है कि बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में मैथ पढ़ाने की व्यवस्था आज भी उस तरह से चल रही है जैसे पहले मैथ का एक व्यवस्था चलता था, या आज कुछ कमी आई है? देखिए, सरकारी स्कूल हमारे समय में तो जिला स्कूल आरा में जी हम थे और एक सीबीआई डायरेक्टर हमारे बैच वाले हुए। अच्छा। वो भी पढ़ते थे। हम लोग तो सरकारी स्कूल, हमारे एक बैच सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे। अच्छा। एक बैच मैथ्स, वो तमिलनाडु के गवर्नर है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैथ्स से किए, उसके बाद आईपीएस हुए, अभी हैं। तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती थी और हमारे टीचर तो रोल मॉडल होते थे। धोती कुर्ता पहन के आते थे। कभी कभी तो घर पर खाना नहीं बन पाता था तो बिना खाए हुए लेकिन स्कूल जरूर आते थे। अच्छा। टाइम पर क्लास लेने। तो ये, लेकिन ये दबाव देकर के से अभी के भी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, उनको समझाना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और ट्रेनिंग का 3 तरीके, एक तो है कि विषय वस्तु जाने अच्छे से, कमी है तो उसको ट्रेनिंग से आप। दूसरा कि बच्चों से कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, तेज होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, कमजोर होते हैं। अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग, टीचर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए और उससे इम्प्रूवमेंट होगा। आज जो स्कूल में जिस तरह की एजुकेशन है सरकारी स्कूल में, आप प्रॉपर संतुष्ट हैं? देखिए, सरकारी स्कूल में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं जी। उनको ट्रेनिंग और प्रोत्साहन और दबाव नहीं जी। शिक्षक को मुस्कुराते हुए पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। और कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को अगर शिक्षक का एक शाबाशी मिलता है तो अच्छा करने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए और ये सब ट्रेनिंग से हो सकता है कि कैसे पढ़ाया जाए, कम्युनिकेट कैसे किया जाए, विषय वस्तु का ज्ञान सही होना चाहिए, कम्युनिकेट कैसे किया जाए, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। सर, एक क्षमा चाहते हुए आपसे प्रश्न पूछेंगे हम कि हमसे लोगों ने पूछा है, सर ये मेरी गुस्ताखी नहीं है, लोगों ने पूछा है कि क्या सर भी बचपन में पढ़ने के लिए पिटाए हैं और किस टीचर ने पिटाया, आज नाम भी बताना है सर को। ने पढ़ाई करने के लिए तो नहीं पिटाया है, इसलिए कि हमने कहा है कि 4th क्लास में ही हमको इंटरेस्ट जग गया था और रिजल्ट मेरा अच्छा होता था जी। फर्स्ट। तो बदमाशी के लिए कभी? हाँ, एक बार बिजली का तार एक दूसरा लड़का उसमें ये कर रहा था, हम उसको पकड़े हुए थे। अच्छा। करंट दोनों को हल्का सा लगा। अच्छा। तो शिक्षक जब सुने तो उसको भी मार लगी, हमको भी मार लगी कि हाथ क्यों पकड़े हुए थे। और भी कोई? लेकिन हमारे जो शिक्षक थे, अभी भी एक है राम बच्चन सिंह, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए, हम लोग बहुत आदर करते हैं, बहुत छड़ी मारते थे लेकिन हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा, बिना बात का स्कूल में पिटाए हैं आप कभी? जैसे जनरल क्लास में अगर कोई हल्ला किया तो टीचर आए तो सबको पीटते थे, इसलिए कि हम लोग एक लेकिन आगे क्लास में मेरा रिजल्ट इतना अच्छा होता था कि सब लोग कि सारे टीचर बहुत मानते थे। एक आपको सर किस्सा हम बताना चाहते हैं। एक हमारे गुरुदेव थे रामरतन सर, पढ़ाते थे संस्कृत। आते थे तो हम लोग चूंकि आगे वाले बेंच पे बैठते थे तो आते ही पहले मारते थे 2-3 चरी। क्या आज ये परंपरा जो है, और हम लोग हंस के उसको लेते थे, मतलब चोट लगता था लेकिन वो आशीर्वाद समझ के लेते थे हम लोग। क्या अब ये परंपरा? बिल्कुल हमारे समय में अगर शिक्षक मारता था और बच्चा जाकर घर में कहा कि आज मारे पीटे हैं तो वो लेकर आते थे कि इसको और पीटिए, बदमाशी किया होगा। इतना विश्वास था। देखिए,
उस समय का वक्त ऐसा था कि शिक्षक गलत हो ही नहीं सकते, ये गार्जियन समझते थे जी। और ऐसा था भी, ऐसा था बिल्कुल, ऐसा था भी। वो समर्पित होते थे अपने ड्यूटी के प्रति। गरीब बच्चे को बहुत उस पर ध्यान रखते थे, उसको क्या कमी है, कैसे किया जा सकता है। स्कॉलरशिप एकदम बिना कुछ कहे गरीब बच्चों को फी माफ हो जाता था। स्कूल में वैसी व्यवस्था रहती थी। शिक्षक ही जाकर के हेडमास्टर साहब को कहते थे कि गरीब बच्चा इसका फी माफ होना। आज ये सब छूट रहा है क्या पीछे? देखिए, वक्त बदल गया है और वक्त के साथ बदलना भी चाहिए जी। तो अब तो ग्लोबल लेवल पर पहले उस समय इतना कंपटीशन थोड़ी था जी। तो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन में आपको आना है तो दबाव तो रहेगा ही, इसलिए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है। तो एडजस्ट करना होगा और पेरेंट्स और शिक्षक को हर समय अब बच्चे के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक रवैया रहना चाहिए। अच्छा सर, आप एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन को आज के समय में एसेट मानते हैं या इसका कुछ दुष्परिणाम भी है? देखिए, यहाँ नई शिक्षा क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी 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 जी। शिक्षा को भारतीयता उसमें लाने की बात हो रही है जी जी। और शुरुआत भी हो गया है। तो ग्लोबल लेवल पर तो कंपटीशन, हमको compete तो करना ही है। देखिए, हमको ग्लोबल, अब तो दुनिया एक हो गई है। बिल्कुल। पहले तो जैसे हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जी कष्ट से लोग आते होंगे, लेकिन आते थे। लेकिन अब तो एक क्लिक पर आपके पास सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है जी। हम तो लाइब्रेरी घूमते थे। पीएचडी भी जब करना था तो कलकत्ता गए, दिल्ली गए और लाइब्रेरी में जाकर के वहाँ 15 दिन रहे, तब रिसर्च पे अपना पीएचडी थीसिस लिखा। लेकिन आजकल तो सब चीज अवेलेबल है। तरीका बदलना होगा और स्टूडेंट्स के लिए आपस में भी इंटरेक्ट करना चाहिए, उससे भी ज्ञान बढ़ता है। सर, अभी चैट जीपीटी, ग्रॉक और जितने भी एआई टूल्स हैं, इसका उपयोग आप करते हैं? करना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यूज दो होता है जी। कंस्ट्रक्टिव यूज कीजिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। जैसे ऐसे है कि अपना टॉपिक बतला दीजिए, पूरा थीसिस निकल जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव यूज हम मानते हैं कि आपका कोई काम किए नहीं, ऐसा लगेगा कि बना बनाया मिल गया। आप कुछ अपना दीजिएगा ना जी। बिल्कुल, इसलिए कंस्ट्रक्टिव यूज करना। तो इससे पढ़ाई की जो समझ है, इस पर भी कोई असर आ रहा है सर? असर तो आ रहा, लेकिन इसका लोगों को जागरूक करना होगा, विद्यार्थियों को जागरूक करना होगा। ये लेकिन मोरालिटी की भी बात होती है जी। बिल्कुल, नैतिकता का पाठ पढ़ाना। एजुकेशन का मतलब केवल किताबी ज्ञान देना नहीं जी, नौकरी या कुछ ऐसा कि नौकरी मिल जाए आपको नैतिकता के भी पाठ पढ़ाना है। आपको सारी बातें, समाज में कैसे एडजस्ट करेंगे, समाज के बारे में कैसे सोचेंगे, समाज से अलग होकर के नहीं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर लिया समाज से अलग हो गया। क्या लगता है कि स्कूल में जो मैथ पढ़ाया जाता है उसके तरीका को बदलने की जरूरत है, या उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमने कहा ना कि ट्रेनिंग, विषय वस्तु का सही ज्ञान होना एक चीज। दूसरा है कि कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे हम बच्चों को बतलाएं, इंटरेस्टिंग बना करके, कभी कभी बीच में किस्सा कहानी बना करके, आसपास के वातावरण में जो मौजूद है उससे उदाहरण देकर। और जैसे हमारे समय में 3 डायमेंशनल तो इमेजिन करना पड़ता था जी। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको दिखला सकते हैं, उसको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे हो रहा है जी। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए, आजकल के संदर्भ में बिल्कुल यूज करना चाहिए। मैथ जीवन के लिए कितना आवश्यक है? जीवन में तो हर जगह मैथ है जी। हर जगह आप कैलकुलेट करते हैं। आपको पढ़ाई करना तो सोचते हैं कि 24 घंटा है, इतना समय रिलैक्स करेंगे, इतने समय में और सब काम करेंगे, इतना समय पढ़ेंगे, इतने समय सोएंगे। तो मैथ्स से ठीक है, और वो MSc और MA वाले मैथ्स नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक गणित है उसका तो उपयोग हम सब लोग करते हैं, एक सब्जी वाला भी करता है जी। तो मैथ्स के बिना अब कुछ
किसी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मेडिकल साइंसेज में, सब जगह मैथमेटिक्स आ गया है, क्योंकि मैथ्स प्रिसाइजली आपको चीजों को बतला देता है। जैसे ग्राफ देखा, ग्राफ देख करके तुरंत आपको पता लगा कि हाँ ऐसे 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 बढ़ रहा था। टेम्परेचर का ग्राफ, डॉक्टर कहते हैं कि ग्राफ खींच करके लाइए, तो ग्राफ देख करके डॉक्टर तुरंत बतला देते हैं कि हाँ ये क्या बिहेवियर है, कौन सा बीमारी हो सकता है। देखिए मैथ्स तो हर जगह है और इसके बिना काम अब नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स ठीक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल ठीक होना चाहिए। ये तीन चीज अगर हो जाए तो हमारे विद्यार्थी किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिहार के मैथमेटिक्स पर सर का क्या राय है? बिहार उर्वरा माना जाता है, गणित के लिए बिहार उर्वरा माना जाता है जी। बिहार और साउथ इंडिया जी। आपने सुना होगा वशिष्ठ नारायण सिंह जी 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 जी। तो बीमारी नहीं होती तो बहुत कुछ दे करके गए होते गए, तो उर्वरा माना जाता। यहाँ के बच्चे जो है, बिहार के बच्चे गणित में जो भी सर्वे हुआ है उसमें और सब स्टेट के बच्चों से बेहतर इनका आता है डाटा। सर हमारे पास तो कई प्रश्न हैं, इस बीच में कई लोगों ने प्रश्न हमको वीडियो के माध्यम से पूछा है लोगों ने। एक है हमारे रजनीकांत भैया, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उनका अपना लॉ फर्म भी है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, सर आपके सामने है। आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम। गणित के क्षेत्र में यदि हम बिहार के योगदान की चर्चा करें तो आर्यभट्ट और प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बाद गणितज्ञ आनंद कुमार को लोग जानते हैं और आप ख्याति लब्ध हैं, लेकिन इन चार नामों के अलावा और कोई नाम आमजन को ध्यान में नहीं आता है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है कि क्या गणित के क्षेत्र में बिहार पिछड़ता जा रहा है, और यदि हाँ तो इसके पुनर्स्थापन के लिए आप क्या सुझाव देंगे? धन्यवाद, प्रणाम। देखिए गणित के क्षेत्र में गणित के लिए तो उर्वरा माना जाता है बिहार को, और हम पिछड़ नहीं रहे हैं। एक्चुअली जो पॉपुलर हो गए जी टीचर जी, उनका नाम आप जानते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं जी। और ये यहाँ के लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हेड हैं, IIT में हैं, विभिन्न स्थानों पर हैं, USA में हैं। USA में बहुत सारे यहाँ के प्रोफेसर लोग हैं, जैसे दशरथ सिंह जी IIT बॉम्बे से, यहीं बिहार के हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से PhD किए थे और वो IIT बॉम्बे से में थे, और उसके बाद चले गए हैं अमेरिका, हाँ बाहर, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल आ भी रहे हैं वो। अच्छा वो 2 महीना के लिए आते हैं, और वो जो हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं IIT पटना में फ्री स्टूडेंट के लिए, फंडेड बाय बिहार गवर्नमेंट। अच्छा, एक्चुअली कोरोना काल में हमने मैथमेटिकल सोसाइटी के तरफ से क्लास शुरू किया बच्चों के लिए जी। तो बहुत सारे IIT के प्रोफेसर लोग हमने रिक्वेस्ट किया, ग्लैडली एक्सेप्ट किए, कहे कि हम घर से पढ़ा देंगे, ऑनलाइन पढ़ाना है, और वो लोग पढ़ाए। और जब कोरोना काल खत्म हुआ तो फिर हम ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के पास गए, बिहार सरकार के उस समय थे दीपक कुमार सिंह जी, कि हम लोग का एक ये प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप इनॉग्रेशन में आइए, आप चीफ गेस्ट होकर। तो उन्होंने कहा कि ऑफलाइन क्यों नहीं करते हैं, बेहतर होगा। हमने कहा कि फंडिंग कहाँ से होगा, तो उन्होंने कहा बिहार सरकार देगी जी, आपका काम अच्छा है, सरकार उसमें मदद करेगी। और बिहार सरकार फंडेड बाय बिहार गवर्नमेंट अभी प्रोग्राम चलता है IIT पटना में। अच्छा, 15 डेज का जी, क्लास 6 से 12 तक का 2 पार्ट में, क्लास 6 से 10 और 11th 12th एक साथ अलग अलग होता है, और 15 डेज का रहना, खाना, किताब कॉपी सब फ्री रहता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है, और टेस्ट लेकर के विद्यार्थियों को चुना जाता है। 1500, 2000, 3000 स्टूडेंट्स को वहाँ हॉस्टल में रखा जाता है। टीचर्स भी, बड़े बड़े शिक्षक आते हैं, IC वर्मा साहब, सब लोग आते हैं, और वहाँ रह करके हॉस्टल में
ये गेस्ट हाउस में वो पढ़ाते हैं। सर हम लोगों का भी बड़ी अच्छा नाता है आईआईटी से। टीएन सिंह सर जो डायरेक्टर है उनके साथ पॉडकास्ट भी हुआ था और हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छा है। कभी इस मामले पे जिक्र हुआ नहीं था, आपके मुंह से जो है सुन के बड़ी अच्छा लगा। और सर ये जो कार्य हो रहा है ये इतना श्रेष्ठ कार्य है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप टीएन सिंह सर के लिए क्या संदेश? बहुत अच्छे इसलिए करेंगे कि एसीएस साहब ने कहा कि आईआईटी पटना में हो सकता है क्या, हम वहीं से फोन से बात किए। उस समय हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर जी, तो हम वहीं से फोन से बात किए कि ऐसा करना, कहे कि बिल्कुल आप आइए ना, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेडीली एक्सेप्ट किए और वहाँ प्रोग्राम हुआ। तो बहुत अच्छे हैं वो माइंड, मतलब उनसे बात करने के बाद एक अलग एहसास होता है सर। बहुत अच्छे देखिए जी। एक और हमारे मित्र हैं जो मैथ पढ़ाते हैं और आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं उनको, और उनके भी सवाल है सर। तो हम सोच रहे हैं कि आपके सामने ये भी वीडियो प्ले करें। मैं अभिनव आशुतोष, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, पेशे से मैं शिक्षक हूँ और कैट के बच्चों को, सब नए बच्चे हैं, बच्चों को मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आरके सर को, जो हमारे एक समय में कलीग भी थे, बड़े भाई भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि भारत के, बिहार के जितने विभूषित लोग हैं उनको अपने पॉडकास्ट पे बुला के उनकी भावनाओं को समझने का मौका दिया। और आज बड़े गर्व की बात है कि उस पॉडकास्ट में आरके सर के साथ केसी सिन्हा सर आ रहे हैं। और केसी सिन्हा सर के बारे में जितना कहा जाए शब्द कम पड़ जाए। बचपन से मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने बीटेक किया और सर के किताब से ही हम लोगों का मार्गदर्शन हुआ। मैं जब पटना आया भी था तो मैं पटना सुपर 30 में पढ़ता था, बावजूद उसके सर बताते थे, आनंद सर बताते थे सर के बारे में, तो बड़ी गौरवान्वित महसूस होता था कि वो इस लेवल के टीचर हैं। और सर के बारे में मैं शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे कहने के लिए। लेकिन इलेक्शन की बात जहाँ तक है, मैं इलेक्शन की बात करूँ तो इलेक्शन में मुझे लगता है राजनीति एक अलग परिवेश है। जितनी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं सर से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर राजनीति को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे बड़े पापा भी प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड किए हैं LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, केमिस्ट्री के HOD रहे, तो वो समाज से जुड़ाव जब तक नहीं होगा, सर ने 40 साल 45 साल अपना पूरा शिक्षा में लगा दिया, तो शिक्षा में लगा दिया, बच्चों को एजुकेट किए, बिहार के लोगों को एक मुकाम तक ले गए और सब इन्हीं की कृपा की बदौलत हुआ। लेकिन क्या वो समाज में जुड़ पाए, या इलेक्शन टाइम में सीधे खड़े हो जाना, समाज के लोगों से जुड़ाव ना होना, और सब उस लेवल के शिक्षित नहीं है कि आप उनको डायरेक्टली जोड़ पाए। तो सर ने क्या समाज से जुड़ के ये काम किया, क्या उनको जुड़ने का मौका मिला? क्योंकि हम गांव में जो देखते हैं कि जैसे बड़े बड़े जो हमारे गांव के विभूषित लोग हैं, जो बड़े बड़े गौरवान्वित लोग हैं, वो समाज में नहीं जुड़ पाते हैं। लोगों को एक हेजिटेशन होता है उनसे मिलने में, एक बैरिकेड बना होता है। तो क्या सर का भी ये एक रीजन रहा कि वो नहीं जुड़ पाए समाज से, अपने लोगों के बीच नहीं जुड़ पाए, और अचानक से खड़े हुए तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए? पहली बात। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ सर से, जो इलेक्शन के टाइम में आप लोगों के पार्टी से, जन स्वराज के पार्टी से, सिर्फ एक ही चीज मुझे लगा कि सब जगह प्रशांत किशोर सर ही बोल रहे थे। बहुत अच्छा वक्ता हैं, बहुत सही सोच के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन क्या वहां पे आप जैसे दरभंगा में पूर्व DGP खड़े हुए थे, ऐसे कई लोग थे, जैसे पटना के मतलब स्कॉलर्स थे, जो PMCH में डॉक्टर थे, बड़े बड़े एडवोकेट थे, तो ऐसे लोग जब खड़े हैं तो क्यों नहीं उनको प्रवक्ता बनाया गया? क्यों नहीं उनका पॉडकास्ट आया? क्यों नहीं वो सोशल मीडिया से लोगों से जुड़ पाए जिस तरह से प्रशांत किशोर सर जुड़ रहे थे? वैसे आप लोगों को भी तो आगे बढ़ा के उनको प्रमोट करना चाहिए था। तो ये 2 रीजन मुझे हार का जो कारण लगा, इसमें क्या सच्चाई है, और क्या अब उनको रिग्रेट हो रहा है? क्या उनको इलेक्शन नहीं
लड़ना चाहिए था, या फिर आगे राजनीति में वो देख रहे हैं अपने आप को? धन्यवाद सर, ये छोटा सा प्रश्न। देखिए, राजनीति अलग है, शिक्षा का क्षेत्र में हम लोग काम किए हैं, राजनीति का क्षेत्र अलग है। लोगों से कनेक्ट करना होगा अपने आप को, और उसके लिए वक्त इस बार कम था जी। ठीक है, ऐसा भी होता है कि पार्टी भी नहीं थी जी, लोग जो थे वो राजनीति के क्षेत्र के नहीं थे ज्यादातर लोग, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है जी, और आत्मचिंतन हो रहा। क्या कमियां रह गई वो हम लोग देखेंगे और उस कमियों को दूर करने का कोशिश करेंगे, और फिर कोशिश जारी रखेंगे, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है जी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कनेक्ट नहीं हो पाए जी, और ज्यादा मेहनत करना होगा। सर एक चीज और है जो हमको लगता है कि राजनीति से थोड़ा सा इतर है, और हम लोगों का केंद्र चूंकि एजुकेशन है तो हम लोग उसको ज्यादा केंद्रित। इनके सवाल में एक चीज और था कि जैसे प्रशांत किशोर सर एक मेन लीड में थे और वो हर एक जगह जाकर के प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका कहना यह था कि सर का भी ऑरा इतना मजबूत और बड़ा था कि वो कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं, वो बिहार के जिस भी कोने में चले जाते उनको सुनने के लिए लाखों लोगों के कान ललायित है। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। मुझे लोगों ने कहा कि सर का हार जाना इतने बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है जिसका जवाब नहीं है। तो सर आपको बनाए जाने को लेकर के उनका सवाल था कि आपको क्यों नहीं लीड रोल में रखा गया कि आप स्टार प्रचारक की तरह काम करें और वो ज्यादा फायदा करता। देखिए, प्रशांत जी पद यात्रा जो शुरू किए जी, तो उसमें हम नहीं थे, इसलिए उस समय हम वाइस चांसलर थे जी। अगस्त 2024 में मेरा टर्म पूरा हुआ, उसके बाद ही 2 अक्टूबर 2024 से हम जुड़े जी। तो पदयात्रा में गए रहते तो निश्चित रूप से हम भी साथ होते जी, और हर एक का तरीका अलग अलग होता है। बीच में ये 4 बाई इलेक्शंस में भी इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, और वक्त गुजरने दीजिए जी, सफलता मिलेगी जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सर। इस आपको सफलता नहीं मिलना आपकी असफलता थोड़ी न है, ये हम लोगों की असफलता है, इस पूरे सोसाइटी की, ये बिहार के जनमानस की असफलता है सर। आपको आना मतलब आप समझ रहे हैं, ये इतनी वेदना है लोगों के अंदर, ये वेदनाएं निकल करके आ रही हैं। एक और प्रश्न सर, एक पत्रकार साहब हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने प्रश्न किया है सर। राम सर, मैं नागेंद्र सिंह, दैनिक जागरण जलालपुर से। तो आप नित्य पूजनीय हैं, और आपका ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैला कि अमेरिका, इसरो, नासा सब जगह आपके छात्र छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में सर आप चुनाव लड़े और उसमें हार का सामना करना, मुझे तो वो पुरानी परिभाषा याद आती है लोकतंत्र की, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। इसमें आने की क्या जरूरत थी सर जी? इस महादंगल में आकर के और अपनी भी प्रतिष्ठा आदमी धूमिल करता है, और राजनीति दुनिया की सबसे गंदी चीज है। इसलिए सर मैं आपसे आग्रह करूंगा, आगे से राजनीतिज्ञों और राजनीति से बहुत दूर रहिए, क्योंकि आपकी महिमा अनंत है। एक विधायक बन जाने से, एक प्रधानमंत्री बन जाने से भी आपकी महिमा तक कोई पहुंच नहीं सकता सर। प्रणाम सर। ये वेदना है सर लोगों का, अलग अलग नजरिया होता जी, है। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमको लगा कि शिक्षा का क्षेत्र सीमित है जी, और बिहार को आगे ले जाना है तो बड़े व्यापक क्षेत्र में आना होगा जी, और यही सोच करके इसमें राजनीति में, चूंकि वहां जाने पर, चुनकर जाने पर आपकी भूमिका होगी नीति निर्धारित और कार्यान्वयन में जी, और नीति सही निर्धारित हो और कार्यान्वयन सही ढंग से हो जी, तो ही काम बन सकेगा। तो बिहार को आगे ले जाना है तो हर क्षेत्र में काम करना होगा, यह सोच करके। और सफलता असफलता तो हाँ सब में होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर जो भी आप काम करें हर समय सफल हो
ये संभव ही नहीं है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। लेकिन असफलता से ही सीख लेकर के लोग सफल होते हैं, ऐसा बहुत सारा एग्जाम। जी बिल्कुल। आप सारे राजनीतिक दल को आप देख लीजिए जी, ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही ना, कभी नहीं। इसलिए आत्मचिंतन पार्टी भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, और क्या कमियां रहेगी उसको हम लोग देखेंगे, और आगे क्या करना है, रणनीति जो बनानी होती है, राजनीति में भी रणनीति बनानी होती है बिल्कुल, और वक्त भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि समय बहुत, मान लीजिए कोई 50 साल की पार्टी है जी, तो उसके पास तो जनाधार, हाँ, उसका जड़ है नीचे तक, और जो नई पार्टी आई तो उसके पास उतने उसके वर्कर, समर्पित वर्कर नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें देखी जाएगी, और प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है जी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सर, एग्री करते हैं हम आपके बातों से, और जनता का निर्णय अंतिम होता है और सिरोधार्य है। मैं बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को जो है राजनीति के एक नए दिशा में ले जाने के लिए सर जैसे लोगों की खास जरूरत है, और ऐसे लोग आएंगे तभी बिहार का कायाकल्प होगा। अच्छा सर, एक किताब पे और बात कर लेते हैं। किताब के लेवल का जो सवाल है, जैसे मान के चलिए कि आईआईटी मेंस का जो सवाल है, उसमें बहुत नए नए ट्विस्टेड सवाल भी आ जा रहे हैं, और अनदेखे पैटर्न वाले सवाल उसमें डाले जा रहे हैं। अब उनके लिए छात्रों को क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि जो पहले के बुक है उसमें तो दिया हुआ एक पैटर्न है, ये अनपैटर्न चीजों को कैसे सुलझाया? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो करते हैं तो उसमें कोई सी टॉपिक को आप पढ़िए, उसका बेसिक क्लियर कीजिए, थ्योरी पार्ट पढ़िए, सवाल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, वो एक बात जी। और अनसीन आप उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद प्रॉब्लम उठाइए, कहीं से आया हुआ प्रॉब्लम्स या और भी अनसीन मान करके चलिए कि आपने देखा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ करके ही आपको रास्ता खोजना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, और एकदम बेस अगर ठीक है, फॉर्मूला सही लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से बनेगा। और अनसीन मान करके ही आईआईटी में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, अभी तो कुछ हल्का भी आने लगा है, पहले तो बहुत टफ प्रॉब्लम्स आते थे। हाँ, वो जो सब्जेक्टिव टाइप के होते थे उसमें बहुत टफ आते थे। तो अनसीन मान करके प्रैक्टिस करना चाहिए कि कोई सवाल याददाश्त से नहीं कि हम बनाए हुए थे, उसमें देखिए कि क्या दिया हुआ और क्या आपको करना है, कैसे आगे बढ़ें। तो जब इस तरह का हैबिट डेवलप कर दीजिएगा तो कोई भी सवाल बन जाएगा। आपका बेसिक ठीक होना चाहिए, और बेसिक ठीक होना चाहिए, स्टेप्स कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, और अनसीन मानकर बनाइए ना कि वो क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के देखिए क्या क्या दिया हुआ, क्या निकालना, हमको कैसे निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल करें कि 2 अननोन का वैल्यू निकालना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन 2 अननोन को एलिमिनेट करना है तो 3 चाहिए, एक ज्यादा, क्योंकि 2 से निकाल कर तीसरे में रख देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। और जैसे हमारे समय में इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो कैलकुलस में होता है, हम लोग सोचते थे कि 0/0 मतलब 0 टेंस टू 0 होता है, वो टेंस टू, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ऑलवेज टेंस टू होता है। हमारे टीचर नहीं बतलाए, लेकिन पहली बार हम अपनी किताब जो लिखे उसमें देखिए उसके पहले कहीं वो नहीं लिखा रहता था कि टेंस टू है। 0/0 तो लोग समझते थे कि 0 टेंस टू 0 और 0 में अंतर है। टेंस टू 0 कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो विषय का ज्ञान सही होना चाहिए, फॉर्मूला ठीक है, आप इसको लेकर के चलिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हम लोग जो बतलाते भी हैं प्रॉब्लम तो ऑलवेज बतलाते हैं कि देखिए ये सब दिया हुआ है और ये करना है, कैसे शुरुआत करें। और पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को भी मौका देना चाहिए कि देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या करना होगा, स्टूडेंट्स का भी रिएक्शन उसमें लेना चाहिए, क्या करोगे, कैसे, तब टीचर को बतलाना चाहिए। सर ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अच्छा, एक आपकी किताब है कैलकुलस की, हमको जहां तक लोगों ने बताया कि वो सबसे मोटी और डिटेल्स किताब है। हाँ बिल्कुल है। और अब छात्रों के सामने यह बात आती है कि मैथ की शुरुआत करनी है
तो छात्रों को सबसे पहले कोऑर्डिनेट पढ़ना चाहिए, कैलकुलस पढ़ना चाहिए या अलजेब्रा? आप इसको थोड़ा डिटेल्स और समझा के बताएं, वो छात्रों के लिए हमारे। देखिए, स्टूडेंट्स को 10th पास करने के बाद 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ते ही हैं जी, तो कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना होगा क्योंकि उसका फार्मूला यूज होता है, और अलजेब्रा का भी ज्ञान होना चाहिए जी। और उसी ऑर्डर में सिलेबस में भी दिया हुआ है जी कि 11th में अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का आपको फार्मूला जानना होगा। कैलकुलस चूंकि लिमिट का प्रॉब्लम बनाइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले पढ़ लेना चाहिए, और अलजेब्रा का थोड़ा बहुत पढ़िए तो भी काम चल जाएगा, और जहाँ जरूरत हो फिर उलट के देखना चाहिए। मान लीजिए एपी से रिलेटेड कोई कैलकुलस का सवाल में एपी का यूज करना है तो आप वहाँ एपी का देखिए। ऐसे उस ऑर्डर में बना है कि 11th पढ़ने के बाद 12th पढ़िए, लेकिन हम लोग जब ये कहते थे तो 1 साल में हम लोग पढ़ाते थे, दोनों साल का, दोनों का। हाँ, और वही स्टूडेंट क्योंकि 1 साल में पढ़ लिया 11th 12th जी, और 1 साल उसको पूरा IIT की तैयारी करने के लिए समय लग जाता, और वही बच्चे अच्छा करते थे जी, जो ऐसा 10th पास किए जी, और 1 साल में वो 1 साल में पूरा कोर्स होता। आज के लिए यही संदेश है कि हाँ, एक साल में दोनों पढ़ाई होना चाहिए। 11th 12th दोनों पढ़ा दीजिए, और उसके बाद 1 साल उसको पूरी तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए समय मिले। प्रैक्टिस पढ़ाई में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए कि हमने कहा है कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक ट्वाइस। सोचना भी बहुत जरूरी होता है कि प्रॉब्लम में सोचेगा, चाहिए ये दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, ऐसे हम बढ़े। सिमिलर प्रॉब्लम कोई भी रहेगा तो वो कर लेगा। अच्छा सर, 90% बच्चे जो होते हैं वो 12th के बाद जो है जेईई मेंस की तैयारी करते हैं। दोनों को एक साथ बैलेंस करना मतलब संभव नहीं हो पाता है, ये बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सवाल है। देखिए, जो रैंक लाते हैं जनरली वो 12th करते करते ही IIT में रैंक ला देते हैं। ऐसा हम 2000 का एग्जाम्पल दें, 9 स्टूडेंट्स बिहार के थे या उस समय 9 स्टूडेंट्स, जैसे सेंट माइकल से 2 स्टूडेंट थे, 15th रैंक और 31st रैंक जी। अभिनव विक्रम 31st रैंक, संदीप डे 15th रैंक जी। ये सब्यसाची राय हमारे एक प्रोफेसर थे के राय, उनका बेटा, वो 23rd रैंक लाया था साइंस कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय का, भागलपुर का। तो इस तरह के 9 स्टूडेंट्स थे 1 to 15, और पढ़ाई करते करते +2 करते करते वो IIT कर गए। अच्छा, तो जो अच्छे स्टूडेंट है वही, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10th पास करने के, 10th का एग्जाम दिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया और तैयारी शुरू कर दिया, और 1 साल में या 15 मंथ्स में वो पूरा 11th 12th पढ़ लिया। उसके बाद केवल IIT की तैयारी, पूरा 1 साल उसको समय मिल जाता है, तो 12th करते करते वो IIT भी कर जाते हैं, और नहीं हो तो फिर दूसरा अटेम्प्ट तो ही है। अच्छा सर, आज की शिक्षा व्यवस्था में कौन सी कमियां हैं जो आप मार्क कर पाते हैं कि इसको तुरंत खत्म करने की जरूरत है? देखिए, अभी की स्थिति क्या है कि टीचर कहते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास जी, और बच्चे कहते हैं कि हमको जो चाहिए वो क्लास में हमको नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पर ध्यान देना होगा, और स्कूल का बेस जो है जी वो कमजोर होते जा रहा है जी। हमारे समय में स्कूलिंग बहुत अच्छा, बहुत सरकारी स्कूल में पढ़ाई जी, वो सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान होता था जी। तो आगे हम लोग जाते थे, कॉलेज में गए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, तो बेस बिल्कुल जड़ मजबूत था पूरी तरह। अभी उसमें कमी आ गई है, और उसके लिए टीचर लोगों को प्रोत्साहित करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, और सख्ती से नहीं हो सकता है जी, मुस्कुरा करके शिक्षकों को प्रोत्साहित करना होगा, उनको इनकरेज करना होगा कि आप शिक्षक हैं, आपको ये जो ड्यूटी है समाज को बनाने का काम आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सर यूट्यूबर्स के माध्यम से वीडियो था या हमने देखा भी, आपने भी सर सुना ही होगा, बहुत सारे स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको छोटी छोटी चीजें, वो ABCD पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी कुछ टीचर्स हैं, इस पर आपका क्या? तो वही तो हमने कहा कि उन शिक्षकों को, उनको कैसे सर ट्रेनिंग दे करके भी उनको कहाँ पहुंचाइएगा?
देखिए जो व्यवस्था में है वो तो, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे समय में भी 10 शिक्षक हैं तो सब के सब अच्छे नहीं होते थे जी। तो ऐसा कीजिए कि अच्छे शिक्षक भी हों जी। तो उन इंडक्शन जो कहते हैं उससे इंड्यूस होकर के दूसरे भी अच्छे होने जी 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 जी। और क्लास जब होने लगेगा ना तो शिक्षकों को भी तो लगेगा कि नहीं क्लास लेना है हमको, तो पढ़ के जाना है, क्योंकि बच्चे पूछेंगे सवाल। और जो सही शिक्षक है वो बच्चे को अगर आज नहीं बतला पाया तो वो कहता है कि ठीक है कल हम तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर पर जाकर के होमवर्क करके फिर आकर के बता दो। अच्छा ये सर कितना शर्म का बात है कि मान के चलिए आज आपसे कोई सवाल पूछा कल बता रहे, क्या शर्म का बात है ये? नहीं, बिल्कुल शर्म की बात नहीं, बिल्कुल तो शर्म का बात मानते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। ये वही तो एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए हर समय ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हो सकता है कि हमको जो फार्मूला है वो नहीं ध्यान आया कि यहाँ ये फार्मूला लगा देना जी, लेकिन बाद में हम उसको लॉजिक देंगे कि देखो ऐसा है तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला तुम जो लगा रहे थे ये लगा रहे थे, और उसकी बात भी सुननी चाहिए जी। सर एक चीज और है कि बिहार के शिक्षा को आप 10 वर्षों में कहाँ एज्यूम कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? नहीं, प्रयास किया जाए तो बिहार का शिक्षा बहुत अच्छा होगा जी। क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी। सर ये नहीं लग रहा है केवल हम क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी गायब होते जा रही है? इसलिए हमने तो कहा कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा जी। और सबको आप चाहिएगा कि रिसर्च पेपर लिखे और पीएचडी कर ले, वो तो नहीं, हर एक की क्षमता अलग अलग है। लेकिन जैसे हायर एजुकेशन में सब कैसे जा सकते हैं जी, स्कूल में जितने एडमिशन लिए वो सब का सब हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हैं, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ और किसी कंपनी में चले गए, कुछ वोकेशनल कोर्सेज करके उसमें एक्सपर्ट हो गए। लेकिन जिसमें जाए उसमें क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये काबिलियत डेवलप होना चाहिए, कागजी डिग्री केवल नहीं मिलना चाहिए, काबिल बनाने वाला एजुकेशन चाहिए। आपके जीवन का कौन सा सिद्धांत है जिसको आप फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में? आप क्या कर सकते हैं वो सोचिए, दूसरे ने क्या गलत किया, क्या ये किया, इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप समाज को क्या दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात सोचिए। और दूसरे का ठीक है, आपके जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, कोई क्वेश्चन बना के लाता तो हम कहेंगे ना कि ये गलत किए हो, इसको ऐसे करके वही चीज वहां भी अपनाना चाहिए। आपका डे टू डे करके या कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये सब इस तरह का नहीं, बल्कि समझाने वाली पद्धति अपना। आपके डे टू डे लाइफ का क्या सिद्धांत है सर, कैसे आपका दिनचर्या चलता है? दिनचर्या जो और लोगों का होता है वही, तो जैसे किताब लिखना तो हमने फिक्स कर लिया कि रात में बैठेंगे किताब लिखेंगे। कितना देर सर रात में? किताब लिखने के लिए तो कंटिन्यूअस बैठना पड़ता है, तो 3-4 घंटा तो होना चाहिए। आप सुबह में बैठिए जी, शाम में बैठिए, और अगर अपने को अप टू डेट रखना होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी बदल रहा है जी। पहले का गणित हम सेट थ्योरी पीजी में पढ़ाया जाता था, अभी सेट थ्योरी इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, बदल रही है चीजें। हाँ, कभी स्कूल में भी आ गया था ये सेट थ्योरी। तो हम लोग पढ़े थे, माने हमसे पहले वाले तो पीजी में जा करके पढ़े थे, माने एमएससी में सेट थ्योरी का शुरुआत हुआ था, और अभी इंटर में है। अब इंटर में है, स्कूल में भी बीच में आ गया था। हाँ। तो आपको अपडेटेड रखना होगा जी, और उसके लिए आपको भी पढ़ना होगा, शिक्षक को पढ़ना जरूर चाहिए, और कैसे पढ़ाना है इसका भी प्लानिंग करना चाहिए। अच्छा सर को खाने में क्या पसंद है? तो ऑलमोस्ट वेजिटेरियन है, लेकिन परहेज नहीं है जी, ऐसे वेजिटेरियन ही प्रेफर करते हैं। क्या सबसे ज्यादा क्या पसंद है कि सर एकदम सुन ले तो लगता है कि अब ये तो बिहार के लोग क्या लिट्टी चोखा से पसंद करते हैं, चावल दाल चोखा अच्छा। तो कुछ भी ऐसा मतलब मान के चलिए कि कभी मुझे अगर आपको इनवाइट करना हो तो
और मेरे मन में यह सवाल है कि नूडल्स से सब हमको बहुत पसंद नहीं है। नहीं, आपका एक होगा ना ये थ्योरेटिकल कि भाई ये चीज अगर रोटी दाल सब्जी सलाद यही सारी चीजें, यही सारी चीज। नॉन वेज में मुर्गा, लेकिन हम बहुत कम लेते हैं, 1-2 पीस लेते हैं, थोड़ा बहुत। हम मछली ले सकते हैं, फ्राइड मछली। तो ये तो अपना अपना पसंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने से सर खाना बना लेते हैं? नहीं। अच्छा, सर को अगर दे दिया जाए, शाम में भुंजा जरूर लेते हैं। ऐसा भुंजा रेगुलर वाले। आज घर में अगर मान के चलिए कोई नहीं है और आप अगर अकेले हैं, तो अगर आपको खाना है रात का खाना, क्या बना के खा लीजिएगा? नहीं, कभी हम जब स्टूडेंट थे तो बना लेते थे, थोड़ा बहुत खिचड़ी उचड़ी बना लेते थे। अच्छा। इधर वो हैबिट नहीं है मेरा। चाय बनाए कि नहीं कभी? चाय बनाया जा सकता, मतलब इसका भी कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं, बनाए नहीं है, लेकिन चाय बना ले सकते। ये कॉन्फिडेंस आपके पास है, चाय बन सकती है। अच्छा सर, मान कर चलिए कि सर को अगर किसी मिठाई के दुकान पे ले जाया जाए, कौन मिठाई देख के सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? सर सबका अलग अलग होता है। नहीं, देखिए, लड्डू हम लेते हैं। कौन सा लड्डू? लड्डू में भी तो बहुत सारे वैरायटी, कौन सा लड्डू ज्यादा पसंद है? वो जो मोतीचूर वाला लड्डू होता है। अच्छा। मनेर वाला लड्डू होता है। अच्छा, 2-3 ऑप्शन देते हैं सर। दही बुनिया? हाँ, अच्छा है, अच्छा है, देख एकदम मन करता है। हाँ, दही बुनिया ठीक है। मिष्टी दही? हाँ ठीक है, अच्छा है। दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों रखा जाए, कहा जाए कि एक लेना है सर को, दोनों अच्छा है। दही बुनिया ठीक, एक भी नहीं छोड़ना, दोनों चाहिए। कहाँ सर घूमे हैं आप पूरे भारत में? घूमे हैं, साउथ इंडिया में भी गए हैं। साउथ इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? ऊटी सब गए हैं, अच्छा लगा। ऊटी में शानदार जगह है, लेकिन हाँ, और भी जगह गए, मुन्नार भी गए हैं। वहाँ ऊटी में जो आपको खाने पीने को मिला उससे संतुष्ट थे? हाँ, खाने संतुष्ट थे वहां पर? हाँ, खाना ठीक था। रोटी मिलता नहीं है सर वहाँ? डोसा वोसा तो मिल डोसा वोसा तो आराम से, तो रेगुलर वहाँ का है जी है। तो अच्छा, एक बच्चा के मन में अगर यह बात आए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कितना बार करना चाहिए? 15 डेज में एक बार जरूर कर लेना चाहिए, 15 डेज में जी। और रिवीजन करते समय पूरा, जैसे एक्सरसाइज में 100 प्रॉब्लम्स है तो वो नहीं, कहीं से रैंडमली उठा करके, फिर 15 डेज के बाद कुछ दूसरा। और कितना बार कर लिए कि हम पक्का हो जाए कि अब इससे नहीं छूटेगा? देखिए, एक बार ठीक से पढ़ाई करना चाहिए, उसके बाद रिवीजन में सब का सब फिर से बनाना जरूरी नहीं होता है, रैंडमली। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसका ये पूरा सेट करना चाहिए, अगर पूरा पढ़ाई कर लिए तो। क्योंकि अगर चैप्टर वाइज पढ़ाई किए हैं तो उसमें तो चैप्टर वाइज रहता नहीं, तब वो मार्क करना होगा कि इस चैप्टर का ये है, उसको हम करते हैं। और करने का होता क्या है कि स्टूडेंट्स एक बनाते हैं, आंसर मिलाते हैं, नहीं जी, पूरा बनाने के बाद आंसर मिलाना चाहिए, पूरा एक बार। तब उस पर देखना चाहिए कि गलती हुआ तो कैलकुलेशन गलत कर दिए हम, कि कंसेप्ट हमारा नहीं ठीक था, इसके चलते गलती हुआ, और तब उसमें सुधार लाने का कोशिश करें। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर करके सर कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आप राजनीति के क्षेत्र में आए? नहीं, हमने तो कहा ही ना कि प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, 91-93 में इंटरमीडिएट में थे जी, और हम शिक्षक थे गणित के, गणित उनका विषय था। आप उनके टीचर हैं? इनडायरेक्टली। अच्छा। तो वहां से हम जानते थे, वो भी हमको जानते थे। और 2022 में जब पदयात्रा शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आ जाइए। ने कहा कि नहीं, सरकार, अभी हम कुलपति हैं और जिम्मेदारी को बीच में हम नहीं छोड़ सकते जी, तो 2024 के अगस्त में पूरा होगा, तब सोचेंगे। तो ये हुआ, और 2 अक्टूबर 2024 को इस पार्टी का स्थापना हुई। तो वहाँ 6 लोग जो संबोधित किए उसमें एक हम भी थे जी। और मेरा संबोधन केवल शिक्षा से संबंधित था जी, बिल्कुल, बिहार के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये हुआ राजनीति में आने का। और अभी हम फ्री
क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए करने जा रहे हैं जी, हर स्तर के स्टूडेंट के लिए जी। तो शुरुआत हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए जी, क्लास 12th के लिए, और जेई मेंस और एडवांस की जो तैयारी करते हैं जी, ये 3 स्तर पर हम करने जा रहे जी, हैं। और उसके बाद फिर 9th 11th जी, और यूजी पीजी का भी हम करेंगे, और जनरल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी जी। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे सर कराएं। इस प्लानिंग लेकिन में शुरुआत ये 3 से हम कर रहे हैं, जी 10th 12th और जेई मेंस और एडवांस के लिए। सर ऑन कैमरा हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो ये शुरुआत है इसमें हमारी अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो हम आपके सामने हैं सर। इतिहास छोटा मोटा पढ़ा लेते हैं, आपके सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं है, ना ही अंदर से मेरे आवाज आ रहा है, बट आप इतना नेक काम कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए जब भी आपको सर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके चरणों में हाजिर बिल्कुल, रहेंगे बहुत सर। अच्छी बात है। और बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी जो रिटायर्ड आईआईटी के जी, प्रोफेसर हैं जी, और दूसरे यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर लोग जी, फोन करके जी। हमसे कह रहे हैं कि हम भी अपना सर्विसेज देने के लिए, अरे सर आपके नाम पे तो पूरा, तो क्यों नहीं ये करके जी, जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है जी। वैसे बच्चों का हम लोग कैरियर बनावें जी। और हर स्तर की पढ़ाई ये सर कहाँ करा तक पहुंच चुका है, ये चरण कहाँ तक पहुंच ये चुका है? अभी तो हम वीडियो डालते थे जी, यूट्यूब पर, जी, लेकिन अब हम अगले 15 दिनों में जी, 20 दिनों में हम प्लानिंग कर रहे हैं, और वो फिक्स्ड रहेगा जी। कि इस दिन 10th का क्लास होगा इतने घंटे का, जी, कौन कौन सा दिन, जी, 12th का कौन कौन सा दिन होगा, जी, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए कौन कौन सा दिन होगा, फिर पीजी यूजी का कौन कौन सा दिन होगा, दिन और टाइम फिक्स रहे कर देंगे। ये फ्री ऑफ ताकि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ, यूट्यूब पे, हाँ बिल्कुल, हाँ यूट्यूब के चैनल से, YouTube ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और ऑफलाइन में तो हम लोग वो आईआईटी पटना में करते ही हैं जी, उसका भी एक्सपेंशन हम लोग करने का कोशिश करेंगे। जी। आज बहुत लोग, एक वाइस चांसलर साहब बोले कि हम भी, हमारा टर्म पूरा हो जाता है तो आपके साथ आएंगे। फिजिक्स के हैं जी, ये बिहार में वाइस चांसलर है। ये बहुत बड़ा कदम है हाँ सर। वो कहे कि बहुत अच्छी बात है, और हमारे समझ से बहुत लोग जुड़ेंगे इसमें, और बहुत लोग जुड़ेंगे तो हम लोग बहुत बच्चों को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोगों का टीम रहेगा वो तो बहुत बड़ी चीज होगी। अच्छा, पेरेंट्स सारे मतलब बच्चों पर दबाव डालते हैं कि 90% प्लस लेकर के आओ, ये एक दबाव सामान्य रूप से दिखाई देता है सर, इस पे आप पेरेंट्स को क्या राय देंगे? नहीं देखिए, मार्क्स चूंकि कंपटीशन टफ होते जा रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो गार्जियन सोचते हैं कि 90% एंड अबव मार्क्स आना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, जी, कम मार्क्स लाने वाला भी बहुत अच्छा करता है। जी बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हमारे बैच में भी, जी, जिसको कम मार्क्स आता था वो अच्छा। आईएएस हो गए, तो हाँ, ऐसे होते हैं। जी, और गार्जियंस को हम कहना चाहेंगे कि उसका इंटरेस्ट देखिए किस में है। जी, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो आर्ट्स दिलाइए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें वो अच्छा कर पाएगा। और दबाव नहीं, प्रोत्साहित कीजिए लेकिन दबाव नहीं दीजिए। अच्छा सर, बिहार में क्या ईमानदार राजनीति संभव है? एकदम राजनीतिक पैटर्न से उतर कर सर एक कम्युनिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों नहीं संभव है? जनरेशन जो चेंज कर रहा है, अभी का जनरेशन देखिए, जी, अभी के जनरेशन जो आ रहा है वो तो उस ओर जा रहा है कि जैसे क्राइम जो होता था, अभी का जनरेशन उसमें विश्वास नहीं करता। वो तो कंपटीशन करता है कि हम नहीं इस पद पर हैं, इस पर चले जाएं, इस पर चले जाएं। वो अपना एफिशिएंसी शो करके आगे जाना चाहता है। तो हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है कि धीरे धीरे ये सब सुधार। आप देखते होंगे कि इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज्यादा हो रहा है। जी जी बिल्कुल। और आजकल का जनरेशन वो सब भी नहीं देखता है। जी। तो समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से इसमें देखिए हर कोई समझता है कि हाँ ईमानदारी होना चाहिए। जी। कुछ लोग लाचारी में भी, तो देखिए अब लाचारी या मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। जी। लेकिन नया जनरेशन बहुत अच्छा है और वो जो सोच रहा है उसका सोच भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो सर थोड़ा सा जनसुराज पे भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। जनसुराज ने जो सोचा उस तरह की वोट उनको नहीं मिली, इसका रीजन रियल में सर क्या है?
देखिए 15 लाख वोट तो मिला है, कम नहीं मानना चाहिए इतने कम समय में जी। और चर्चा तो होने लगी है, चर्चा तो आपकी हार के भी जितनी है उतना जीत के लोगों का नहीं है, चर्चा होने लगी है। और बिहार को बदलना चाह रहे हैं लोग कि और स्पीड, गति और तेज होना चाहिए। बिहार का विकास हो रहा है लेकिन गति और तेज होनी चाहिए। और सब लोग चाहते हैं, बाहर में फॉरेन 2 बार हमको जो फॉरेन में हम बिहार ओरिजिन के लोग हैं उनसे 2 बार मीटिंग हुई जूम पर, और सब लोग चाहते हैं कि हम अपने एक्सपर्टीज का यूज बिहार में करें और वो फाइनेंशियल हेल्प भी देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने वाला चाहिए जी। अच्छा सर, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ का पैटर्न है वोटिंग का, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इस पैटर्न को आप कितना समझे हैं और इस पर आपका क्या? नहीं, इस पर तो रिसर्च करने की बात है। और ऐसा भी बहुत बार हुआ कि शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लोग एक तरफ वोट करते हैं, ऐसा भी होता है। आपकी लास्ट प्रशांत किशोर से क्या बात हुई? नहीं, अभी तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी थे और अब एनालाइज करेंगे कि क्या क्या कमियां रहेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट एक ये है कि आपको अगर 10 सेकंड हम दे और 10 सेकंड में आप बिहार के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहे, स्टूडेंट को कोई मैसेज देना चाहे, तो सर स्वागत है आपका। बिहार के बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप, विद्यार्थियों को खास करके, कि आपका पहला ड्यूटी है पढ़ाई करना, अच्छी तरह से पढ़ाई। आपके गार्जियन बहुत कष्ट से आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ केसेज में ऐसा होता है कि कष्ट से पढ़ाते हैं, अपना खेत गिरवी रख करके पढ़ाते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है और सारी चीज़ें ठीक होती है ये मान करके चलिए और विश्वास रखिए बिहार के लोग जो हैं वो आपकी मदद करेंगे और आप में वो सब क्षमता है। हम कहना चाहेंगे कि आप में क्षमता है, आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। जिस क्षेत्र में जाइए एकदम ईमानदारी से कठिन परिश्रम कीजिए, पक्का इरादा रखिए, आत्मविश्वास रखिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। और छात्रों के लिए आशीर्वाद सर, और हम लोग ही लाइव चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद लें। हमने टीम के लोगों से भी, सुमित जी से, और इनसे आग्रह करेंगे कि सर का लाइव कम से कम आशीर्वाद आकर के लिया जाए, चरण छू करके, इसलिए कि ये मौका है और इस मौका को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो सर पीठ ठोक के पहले तो आपको आशीर्वाद देना है हम लोगों को। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शिक्षा का जो क्षेत्र होता है ना, समाज सेवा है। ये सुमित जी हैं हमारे, यही सारा एडिटिंग करके रखेंगे और ये इनके मित्र हैं। यही सर छोटी सी टीम है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और सर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जरूरत पड़ेगा हमको। जी 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 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।